नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके लिए पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास है ना। आइए देखते हैं भैया, पॉलिटी वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। सर आज हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 14 या 14। तो ये भाग 13 व्यापार वाणिज्य कैसा है हम ये पढ़ चुके हैं। 13 भाग 13 से 13 व्यापार वाणिज्य ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अर्थात मैं बोलता ना च से 14 हो, च से चांदी हो जाएंगे मेरे, चांदी हो जाएंगे अगर मेरे को संघ या राज्य के अधीन सेवाएं मिल जाए, मेरे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ये अनुच्छेद है 308 से 323 के बीच में। क्लियर हो गई बात है। इसी में आप यूपीएससी वगैरह सब चीज देखते हैं। आइए तो आज चालू करते हैं। जो आपके लिए या आज के विद्यार्थियों के लिए ही ये क्लास स्पेशली है, क्योंकि दोस्तों आपका सपना यही है कि आपको तो संघ या राज्य के अधीन कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो अनुच्छेद 308 से 323 तक है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, जानिए और उसके बाद आगे बढ़िए। संविधान के 22 भाग हैं। 22 भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेद यहाँ दिए हुए हैं। ऐसी 3 स्लाइड है मेरे दोस्तों। संविधान 12 अनुसूची है जो कि आपको याद करवा चुका हूं मैं। 22 भाग है जो कि हम कंटिन्यू पढ़ते चल रहे हैं। 22 भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेद भी आपको याद करवा चुका हूं मैं। 395 अनुच्छेद है जिसमें से हम क्रमागत रूप से पढ़ते आज 308 से 323 अनुच्छेद में पहुंच गए हैं। इसका मतलब हम उससे पहले के सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ चुके हैं और हम 14 में पहुंच गए। इसका मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 केवल इतने भाग अब बचे हैं। ठीक, तो 8 भाग आपके बचे हैं। चलिए तो आज के हम मेन कंटेंट की ओर आते हैं और चालू करते हैं हमारा आज का भाग 14। भाग 14 में अनुच्छेद था, भाग 14 है आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। उसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक है। तो 308 वाले अनुच्छेद में आपका स्वागत करते हैं। अनुच्छेद 308 निर्वाचन। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पर खालिस्तान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अर्थात जब तक अलग से कहीं नाम मेंशन किया जाए कि जम्मू कश्मीर, तब तक यहाँ पे राज्य का मतलब आपको जम्मू कश्मीर को नहीं लेना है, ये बोल रहे हैं पहले। 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। तो 309 में क्या दिया गया है? जो भी संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति होंगी उनकी भर्ती और उनकी सेवा की कुछ शर्तें होंगी। तो 309 में दी गई है शर्तें। क्लियर होगी बातें? तीन 310 दिया है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पद की अवधि कितने दिन होगी। राष्ट्रपति के पद की अवधि कितने दिन होगी, प्रधानमंत्री की, इनकी, उनकी, सबकी, हर किसी की पद की अवधि कितनी होगी। ठीक, कहाँ पे 310 में दिया अवधि, 309 में दिया है शर्तें, 310 में दिया है पदों की अवधि, कितने समय के लिए अपने पद पे बैठे रहेंगे। 311 में दिया है अनुच्छेद 311 और 361, ये कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान करता है। बात को ध्यान रखेंगे, जो भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देता है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए 311 को महत्वपूर्ण तरीके से याद कर लीजिए। जैसे अनुच्छेद 311 में बोला गया है कि संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। अर्थात जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सिविल हैसियत में नियोजित हो जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे, उन व्यक्तियों को पद से हटाना, उन व्यक्तियों को पद से हटाया जाना, उनको पद पे बैठाना, पद से हटाना, उनको पद से नीचे अवनति करना, मतलब उसको इंक्रीमेंट ना करके डिक्रीमेंट कर देना। ये सब चीज दोस्तों आपको 311 के तहत होता है। ठीक, चलिए अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। आ गया यूपीएससी, अखिल भारतीय सेवाएं। यस, अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि यूपीएससी। अनुच्छेद 312 में आप देख रहे हैं अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारत में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं मेरे दोस्त। एक है आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ये जो 3 सेवा है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक का, पुलिस का और वन का, यही 3 सेवा है हमारे अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत। इसी के तहत भी अलग अलग पद होते हैं, मगर सब यही मेन है 3 आपके अखिल भारतीय सेवाओं।
तो अनुच्छेद 312 में दिया है अखिल भारतीय सेवाएं। अब आते हैं 315 पे। अनुच्छेद 315 संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, अर्थात यूपीएससी जो आपका सुनते हैं संघ लोक सेवा आयोग, वो आयोग होगा। ये बात कहा गया अनुच्छेद 315 में। पूछता है कि यूपीएससी आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूपीएससी आयोग होगा करके बात बोला गया है। ये अखिल भारतीय सेवा के लिए एक आयोग होगा जिसका नाम संघ लोक सेवा आयोग होगा। ये बात किस अनुच्छेद में बोला? 315 में बोला गया है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है, मगर उसके लिए यूपीएससी होगा, संघ लोक सेवा आयोग होगा। ये बात दोस्तों 315 में बोला गया है। तथा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ये भी 315 में बोला गया। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य लोक सेवा आयोग होगा, हो सकता है। जैसे पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में एक ही लोक सेवा आयोग आपका चल रहा है, उस तरीके से। क्लियर? मैं भी जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एग्जैक्ट सही हो जरूरी नहीं है, बहुत पहले सुना ऐसा लग रहा है। ठीक, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। जैसे बहुत 2 छोटे राज्य हैं, तो दोनों राज्यों के लिए मिला के एक ही लोक सेवा आयोग बना दिए, इस तरीके से भी काम हो सकता है। तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी और ज्वाइंट पीएससी, जेपीएससी मैंने ज्वाइंट पीएससी, यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी में राज्य लोक सेवा आयोग और ज्वाइंट पीएससी में संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये तीनों हो सकते हैं अनुच्छेद 315 के तहत। ये बात कहा गया अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल। तो भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 316 में जो भी सदस्य आपके नियुक्त हो रहे हैं, उनकी नियुक्ति और उनके कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 316 में बात किया गया है। तो आइए आते हैं, एक तरफ आपका संघ लोक सेवा आयोग, एक तरफ आपका राज्य लोक सेवा आयोग। अब दोनों में आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यूपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति यहाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कहाँ? यूपीएससी में। यहाँ पे अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कहाँ? स्टेट पीएससी में। तो क्या यहाँ राज्यपाल हो गए स्टेट वाले में, यहाँ पे अपने राष्ट्रपति जी हो गए। ठीक है। यूपीएससी जो आपका आयोग है ना, संघ लोक सेवा आयोग, उसमें जो अध्यक्ष होते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आपका छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग है ना, उनके जो अध्यक्ष, उनके जो सदस्य, उनकी नियुक्ति की है राज्यपाल जी। राष्ट्रपति के द्वारा 9 से 11 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा 9 से 11 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अर्थात यहाँ जो सदस्य दिख रहे हैं, इस सदस्य में तो 9 सदस्य या 11 सदस्य, मतलब मिनिमम 9, एकदम 11 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही करते हैं। सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। स्टेट पीएससी के लिए एक अध्यक्ष सदस्य है, तो कितने सदस्य होंगे इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, इसे राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मात्र 9 से 11 के बीच है, यहाँ संख्या निर्धारित नहीं है। अध्यक्ष का कार्यकाल, जो अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर बैठेंगे, उन अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। क्लियर हो गई बात? आदमी का कार्यकाल क्या होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक। और अब यहाँ पे स्टेट पीएससी में आपका कार्यकाल होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु। तो 6 और 65 है, यहाँ भी 6 और 62 है, तो 6 दोनों जगह कॉमन है, और वहाँ 65 वर्ष है, सेंट्रल का बात है, यहाँ पे 62 वर्ष है। यूपीएससी अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो किसको देते अपना त्यागपत्र? त्यागपत्र जो नियुक्ति करते हैं उन्हीं को देते हैं। जो नियुक्ति करते हैं उसी को जनरली त्यागपत्र देते हैं। तो नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति ने की थी, इसलिए त्यागपत्र इन्होंने राष्ट्रपति को दिया। और आपके स्टेट पीएससी के जो अध्यक्ष हैं, वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी नियुक्ति की थी। सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। यूपीएससी के सदस्यों को भी शपथ राष्ट्रपति जी द्वारा दिलाई जाती है, और यहाँ पे सदस्यों को शपथ राज्यपाल जी द्वारा दिलाई जाती है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि इधर यूपीएससी, इधर स्टेट पीएससी, दोनों में इधर राष्ट्रपति, इधर राज्यपाल का पूरा रोल है। ये बात समझ लीजिए। मैं कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाए तो ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा तो चल जाएगा। इनके त्यागपत्र वाले में थोड़ा कंफ्यूजन जा रहा है मुझे, है ना, इसीलिए चेक कर रहा हूँ मैं। क्योंकि स्टेट पीएससी के भी जो है शायद वो त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देते हैं, ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने, इसलिए त्यागपत्र जो है ना, हालांकि नियुक्ति सब जगह राष्ट्रपति, यहाँ भी सब जगह राज्यपाल कर रहे हैं,
और त्यागपत्र जहाँ तक पढ़ा था मैंने, तो त्यागपत्र जो है, त्यागपत्र कहाँ गया, त्यागपत्र अपने राज्यपाल को नहीं राष्ट्रपति को देते हैं, ऐसे पढ़ा था कहीं पे। तो उसका डाउट है, इसको एक बार क्रॉस चेक करके बता देंगे। चलिए क्रॉस चेक कर ही लेते हैं, है ना। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? According to testbook.com, Raja Loka Seva Ayoga K Adyaksa Ora Sadasya, राज्यपाल को देते हैं। Tyagapatra D. चलिए राज्यपाल को देते हैं, बोल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। तो राज्यपाल को देते हैं। क्लियर। तो इसमें पूरा राष्ट्रपति, इसमें पूरा राज्यपाल है, कुछ भी पूछेगा मार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो किसमें दिया भैया आपका पूरा, उन सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल पूरा आपको दिया है। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राज्यपाल करेंगे, कार्यकाल उनका 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा, इनका 6 वर्ष से 62 वर्ष होगा। त्यागपत्र और शपथ वहाँ राष्ट्रपति करवाते हैं, त्यागपत्र शपथ राज्यपाल करवाते हैं, सब चीज खत्म। तो अनुच्छेद 316 में उनकी नियुक्ति और उनके कार्यकाल दिया हुआ है। 315 में यूपीएससी आयोग होगा, जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा, जो एनपीएससी होगा, ये बात बोला गया 315 में। 316 में उनकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। और 312 में 3 प्रकार के आपके हैं, वो बताया गया सर्विस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। अध्यक्ष की योग्यताएं, ठीक। अब अध्यक्ष की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? अगर कोई संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन रहा है, कोई राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन रहा है, तो पहली बात उसका योग्यता क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली योग्यता जो दोनों में कॉमन है कि दोनों ही भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो। उनकी उम्र 65 वर्ष से कम आयु के हो, और ये 62 वर्ष से कम आयु के हो, क्योंकि भाई वो 65 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं, ये 62 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं, बताइए आपको। वह केंद्र सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष से कार्यरत हो। वह राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष से कार्यरत हो। तो भाई केंद्र सरकार के अधीन, ये राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल से कार्यरत हो, 10 साल से कार्यरत हो। क्लियर हो गई बात है अध्यक्षता योग्यता। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो बताइए भाई, संघ लोक सेवा आयोग किसमें जिक्र किया गया? आपको अभी पढ़ाया हूं मैं। 315 में उसके संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बोला गया है। 312 में उसकी सर्विसेज के बारे में बोला गया है। 316 में उनकी नियुक्ति के बारे में बोला गया, नियुक्ति कार्यकाल के बारे में। तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट लोक सेवा आयोग के किसमें है? 315 में। तो अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? प्रशिक्षण देना, भर्ती देना, निर्वाचन करना, प्रशासन का संचालन करना। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है बी, भर्ती करना। भर्ती करते ना भाई वो लोगों को एग्जाम लेके, यस। बाकी प्रशिक्षण तो फिर वो लेने वहां जाते हैं, वो अपने क्या बोलते हैं वहां अपना उधर मसीर क्या बोलते हैं उसको, जो है ना लबसना। तो लबसना में जाते हैं ट्रेनिंग लेने, तो भाई प्रशिक्षण लबसना में मिलती है, ठीक। अपने लबसने वाला है, जो भी है ध्यान देख लीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद आते हैं 315 हो गया, 316 हो गया, 317 में हम आ चुके हैं। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का निलंबन, अर्थात 317 में है खतरा कि जो भी पद में नियुक्त हुए थे उनको निलंबित कर दिया जा रहा है उनके पद से। तो जो भी संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उनका निलंबन है। 17 में है खतरा, मतलब निलंबित हो जा रहे हैं 317 में, ऐसा याद रहेगा। यूपीएससी अध्यक्ष को निष्कासित करने की विधि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासित करने के समान होती है। मान यूपीएससी के अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा पद है कि अभी तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासित करने के समान यूपीएससी अध्यक्ष को निष्कासित करना। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को निष्कासित करने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासित करने की प्रक्रिया के समान होती है। इसको घुमा के आपस में पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा एग्जैक्ट। अनुच्छेद 318, नियुक्ति के पश्चात संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन में कोई कमी नहीं की जाएगी। अर्थात अगर अध्यक्ष बनने से पहले मुझे बता दिया गया कि मेरा सैलरी 5 लाख रुपया होगा पर मंथ, तो मैं जब नियुक्त होकर बैठ गया तो मेरा सैलरी कभी भी 5 लाख से कम नहीं हो सकता। अब जब भी होगा 5 लाख से बढ़ेगा ही सैलरी, कम कभी नहीं किया जा सकता मेरी सैलरी, मेरा वेतन, मेरा भत्ता। तो ये बोल रहा है कि नियुक्ति के पश्चात, नियुक्ति के बाद संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन में कोई कमी नहीं की जाएगी। यह बात बोला गया है 318 में।
320 प्रत्येक वर्ष नागरिक सेवा परीक्षा का आयोजन कराना संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है। मगर कर्तव्य से भाई ये अपने बीच के तो हैं, है ना, दिक्कतें तो आई हैं हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट पीएससी वालों में, मगर ये उनका कर्तव्य है भैया। देखिए आप कर्तव्य शब्द जोड़ दिया, मतलब ये उनकी ड्यूटी है कि वो हर साल कम से कम कंडक्ट करवाएं आपके लोक सेवा आयोग का एग्जाम। प्रत्येक वर्ष नागरिक सेवा परीक्षा का आयोजन कराना संघ और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का ही कर्तव्य है। अब इसके तहत अपने खुद के राज्य के लोक सेवा आयोग पे कभी एग्जाम ना ले तो उंगली उठा सकते हैं कि आपने अनुच्छेद 320 का उल्लंघन किया है। आप जाके कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 323 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कर्तव्य है ना। परीक्षा का आयोजन 323 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह वार्षिक परीक्षाओं का विवरण राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करें। किनका? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह वार्षिक परीक्षा जो हुई है यूपीएससी की उसका विवरण राष्ट्रपति जी के समक्ष प्रस्तुत करें। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 323 में बात है, 323 में है ना, कि राष्ट्रपति जी के समक्ष प्रस्तुत करें जो भी आपकी वार्षिक परीक्षा हुई है उसका विवरण। तो 323 के तहत राष्ट्रपति जी को वो अपना विवरण, वार्षिक परीक्षा का विवरण दिखाते हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं 323 के तहत। आइए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन बी क्लियर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? तो संघ लोक सेवा बात किया, संघ लोक सेवा का तो सीधी बात, यहाँ 62 हो तो कैंसिल, 62 हो कैंसिल, 65 में अच्छा है वो देख लीजिए। ठीक, तो बी 6 वर्ष से 65 वर्ष जो कि आयु पहले हो सके, जबकि आपके राज्य लोक सेवा में क्या था? 6 वर्ष से 62 वर्ष, 6 वर्ष से 62 वर्ष। ठीक, आइए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो क्योंकि भाई 2 से अधिक राज्यों की बात हो गई तो राज्यपाल तो एक राज्य के लिए काम कर सकते थे, अब एक से अधिक राज्य के लिए एक ही बनाना है तो वहां थोड़ा पावरफुल आदमी चाहिए। पावरफुल आदमी कौन है? राष्ट्रपति। अर्थात जब भी ज्वाइंट पीएससी बने, एक से अधिक राज्यों को मिला करके एक पीएससी बने, लोक सेवा आयोग बने, तो वहां पे नियुक्ति सब काम राष्ट्रपति जी संभालते हैं। क्लियर? चलिए, जो यहाँ पे आपका कंटेंट होता है समाप्त मेरे दोस्त। ठीक, बताइए कितना छोटा सा क्लास बना था, यही खत्म हो गया इतना जल्दी। चलिए, कोई बात नहीं। और अनुच्छेद 311 के बारे में इसमें थोड़ी जानकारी दे दूं मैं, जो आपको 311 यहाँ लिखा हुआ था उसमें की और जानकारी दे देता हूँ, ऐड कर देता हूँ उसमें की और जानकारी। तो अनुच्छेद जो 311 था ना, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। अनुच्छेद 311 जो आप पीछे पढ़े अलग तरीके से, मैं उसका विवरण बता दूं। ये आपके लोक सेवक जो भी होंगे, लोक सेवकों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। सुना ये बात है? तो अनुच्छेद 311 और 361 जो है वो संरक्षण प्रदान करते हैं। 311 में लोक सेवकों को गिरफ्तारी से संरक्षण है और 361 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को गिरफ्तारी से संरक्षण है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अनुच्छेद 312 के बारे में कुछ जानकारी देता हूं आपको मैं, उसको लिख लीजिए। चलिए, अनुच्छेद 312 में ना राज्यसभा का विशेषाधिकार आता है। किसका? राज्यसभा का विशेषाधिकार। क्या है विशेषाधिकार? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रस्ताव लाने की, मेरे नोट से पढ़ा रहा हूं, जो मेरा अपना बनाया हुआ नोट से। तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रस्ताव लेने की
अगर आपको अखिल भारतीय सेवाएं आपको हर साल लानी है, तो अगर आपको अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कोई प्रस्ताव लाने की राज्यसभा द्वारा, तो इसमें विशेषाधिकार क्या है? इसमें विशेषाधिकार यही है कि राज्यसभा के पास विशेषाधिकार है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रस्ताव लाने का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है। राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवा के लिए प्रस्ताव लाने के बाद ही इसका गठन कर सकती है संसद। अर्थात संसद संघ लोक सेवा आयोग का गठन बस तभी कर सकती है जब राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के लिए प्रस्ताव लेकर के आए। समझ में आ गई बात? अर्थात सबसे पहले राज्यसभा ही यूपीएससी के निर्माण के लिए प्रस्ताव लाएगी, तभी मिल करके तभी राज्यसभा में ही आएगा वो पहले प्रस्ताव, और राज्यसभा प्रस्ताव लाएगी तभी संसद मिलकर उस राज्य संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण कर सकती है। तो राज्यसभा के पास अधिकार है कि उसका प्रस्ताव लाने का अधिकार। ठीक, तो राज्यसभा ने अखिल भारतीय सेवा का प्रस्ताव, जो आईएएस आप पढ़े, आईएएस है ना, और आप एक पढ़े आईपीएस, इन दो पद के लिए प्रस्ताव कि भाई भारत में आईएएस टाइप का एक पद होगा, आईपीएस टाइप का एक पद होगा, इसके लिए राज्यसभा ने प्रस्ताव लेके आया है, उसके बाद ही संसद ने इसको नियम बनाया इसके लिए। तो इसका प्रस्ताव आईएएस और आईपीएस के लिए राज्यसभा ने प्रस्ताव लेके आया था 1947 में कि भारत में आईएएस और आईपीएस नाम की सेवाएं होंगी, ये राज्यसभा के द्वारा हिलाई जाती, इसलिए राज्यसभा का यहाँ विशेष अधिकार। तो 312 में राज्यसभा का विशेष अधिकार है। ठीक, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है दोस्तों, जिसको आप आईएफएस अभी पढ़े पीछे, आईएफएस है ना, उस आईएफएस में दोस्तों आपको लिख लीजिए, उसके लिए आपके राज्यसभा ने प्रस्ताव लेके आया कब? 1966 में। अर्थात इससे पहले वो आपका कहीं भी प्रस्ताव नहीं था। क्लियर? तो जब प्रस्ताव राज्यसभा लेके आएगी आईएएस आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए, तब उसके बाद ही संसद जो है इन पदों का गठन कर सकती है। क्लियर हो गई बातें? यस, इन सर्विसेज का गठन कर सकती है। तेरा थोड़ी हो रहा है, नहीं सब क्लियर दिख रहा है। चलिए ठीक है, लिखिए अनुच्छेद 315, 316, 315, 316, 317 एक साथ है ना। तीन 315 में है, 315 में बोला गया था कि भाई अनुच्छेद 315 में बताया था कि अनुच्छेद 315 में बोला जाता है कि केंद्र स्तर पर, कि संघ स्तर पर, केंद्र स्तर पर यूपीएससी का गठन किया जाएगा, यूपीएससी नामक आयोग बनेगा। राज्य स्तर पर स्टेट पीएससी का गठन किया जाएगा, और आपके दो या दो से अधिक राज्य हों, दो या दो से अधिक राज्य हों, तो आपके ज्वाइंट पीएससी का, ज्वाइंट फॉर जे पीएससी, पीएससी का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 315 के तहत ही गठन किया जाता है। हो गया? यस। अनुच्छेद 316, तो अनुच्छेद 316 में था किसके लिए? आपके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष जो आप पीछे पढ़े टेबल पूरा कि राष्ट्रपति करते हैं, इसके लिए पूरा राष्ट्रपति के हाथ में, इसमें पूरा, इसके लिए पूरा आपके राज्यपाल के हाथ में, मगर इसके लिए आपके, इसके लिए ज्वाइंट पीएससी के लिए पूरा शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में, बस रिपोर्ट वाला बात राज्यपाल के हाथ में है। ठीक, तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 316 में है, सदस्य की नियुक्ति। नियुक्ति है अनुच्छेद 316 में। 317 में था खतरा, निलंबन की बात की गई थी, तो एक भाई अनुच्छेद 317 में था निलंबन, तो अध्यक्ष निलंबन, निलंबन इसको भी खसा के मेरे को पहले लिखना पड़ चाहिए, नियुक्ति, नियुक्ति, यहाँ नियुक्ति ताकि आपको याद रहे, यहाँ नियुक्ति का बात किया गया, यहाँ बात किया गया है अध्यक्ष एवं सदस्यों की निलंबन, उनको पद से हटाया जाना। तो जो यूपीएससी वाले हैं उनको भाई राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेस से हटा सकते हैं उनके अध्यक्ष को, और स्टेट पीएससी को हाईकोर्ट के जज के, हाईकोर्ट के मुख्य जज के प्रोसेस से हटा सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? चलिए 317 में खतरा, खतरा मानो उनके पद को खतरा है, निलंबित किए जा सकते हैं। हो गया?
अब आते हैं एक विशेष चीज, इसके बाद एक अलग से आपको पता होना चाहिए। इतने को शॉर्ट में लिख लिए, ध्यान रखिएगा, है ना। अब एक विशेष चीज को लिख लीजिए, रिपोर्ट का बात, रिपोर्ट वाला बात एक विशेष है, उसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। जो कि आपका अनुच्छेद 323 में, अनुच्छेद 323, है ना, रिपोर्ट प्रस्तुत वाला बात है, ठीक। तो एक अपना यूपीएससी जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, एक आपका स्टेट पीएससी जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, एक आपका ज्वाइंट पीएससी, 2 राज्यों से अधिक मिलके, ये तीनों अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए तीनों अपना रिपोर्ट किसको देंगे, ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे किनके समझ, उसको लिख लीजिए। तो यूपीएससी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति जी को, इसमें तो कोई दिक्कत डाउट होगा ही नहीं। ये स्टेट पीएससी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं राज्यपाल को, इसमें कोई दिक्कत डाउट होगा ही नहीं। और ज्वाइंट पीएससी का थोड़ा खेल समझ लीजिए। ज्वाइंट पीएससी क्या है कि दो राज्य मिलकर के भैया एक तो ज्वाइंट पीएससी बना हुआ, समझिए, दोनों राज्य मिलकर के, ठीक है। तो जब इस वाले राज्य के लिए ये जो पीएससी है, जब इस वाले राज्य के लिए आपको क्या लेगा, पीएससी का एग्जाम लेगा, तो इस राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट देगा, और जब इस वाले राज्य के लिए पीएससी का एग्जाम लेगा तो इस वाले राज्यपाल को रिपोर्ट देगा। क्लियर हो गया बात। तो ज्वाइंट पीएससी में ये कि जिस राज्य के लिए वह एग्जाम लेगा उस राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यहाँ भी राज्य ही है, राज्यपाल ही है, ठीक, यहाँ भी राज्यपाल ही है, और संबंधित राज्य के राज्यपाल का बात है यहाँ पे, और संबंधित राज्य के राज्यपाल, ठीक, संबंधित राज्य के राज्यपाल जी का बात हो रहा है। हो गया। जैसे मैंने बताया पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही है आपका, मान लीजिए ये पंजाब और ये हरियाणा दोनों के लिए एक ही आपका यहाँ पे पीएससी है, ज्वाइंट पीएससी। जब पंजाब के लिए वैकेंसी निकालेगा तो पंजाब के राज्यपाल को रिपोर्ट देगा, जब आपके हरियाणा के लिए वैकेंसी निकालेगा तो हरियाणा के राज्यपाल को अपना रिपोर्ट देगा। क्लियर? यस सर। तीनों की उम्र भी आपको पता है सर। इनके लिए अध्यक्ष सदस्य की है कितना, 6 और 65, 6 वर्ष या 65 वर्ष, है ना। इनके लिए आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनकी ज्वाइंट पीएससी के लिए आपको डाउट होगा तो इनके लिए भी 6 वर्ष या 62 है, 65 नहीं, 6 वर्ष या 62 वर्ष। और इनके लिए भी आपका है 6 वर्ष या 62 वर्ष ही, क्योंकि अभी राज्य का ही बात, इसलिए यहाँ भी 6 वर्ष या 62 वर्ष ही है ना। पदावधि तीनों को याद रख लीजिएगा अध्यक्ष के लिए। ठीक हो गया ये भी। देखिए जैसे यहाँ पे यूपीएससी के लिए सारा काम राष्ट्रपति करते हैं, स्टेट में सारा काम राज्यपाल जी करते हैं, वैसे मगर यहाँ पे ज्वाइंट पीएससी में सारा ही काम आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। यहाँ पे पदों की ज्वाइंट पीएससी में आपकी नियुक्ति का बात हो जाए तो राष्ट्रपति जी, है ना, नियुक्ति निर्धारित करने में, इनके पद का निर्धारित करने में, नियुक्ति में, आपका त्यागपत्र में, सब में। बस रिपोर्ट में इसमें राज्यपाल है, बाकी है नियुक्ति में, त्यागपत्र में। तो ज्वाइंट पीएससी के जो भी अध्यक्ष होंगे वो अपनी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, उनका त्यागपत्र भी राष्ट्रपति जी को दिया जाता है, जो नियुक्ति करते उसी को राष्ट्रपति देते हैं। बस रिपोर्ट जो है अपना, बस ये रिपोर्ट जो है ज्वाइंट पीएससी अपना रिपोर्ट बस राज्यपाल को सौंपती है, बाकी यहाँ पे सारा काम राष्ट्रपति जी के हाथों से होता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और सदस्य संख्या का निर्धारण भी, यहाँ भी सदस्य संख्या का निर्धारण भी आपका राष्ट्रपति करते हैं। तो सदस्य संख्या का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करते हैं, कितने सदस्य होंगे इसमें वो निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका मतलब कि ज्वाइंट पीएससी में सारा अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है, बस रिपोर्ट का अधिकार राज्यपाल के पास है। बाकी स्टेट पीएससी में सारा अधिकार राज्यपाल के पास, यूपीएससी में सारा अधिकार राष्ट्रपति जी के पास। क्लियर? कोई दिक्कत, डाउट? नो, होना भी नहीं चाहिए। इसे कितने घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको बन जाना चाहिए इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से, है ना भाई। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत फ्रूटफुल होगा, इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।
आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है मुझसे, जरूर, ठीक हो। कमेंट क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो करिए यार, लाइक वाइक कमेंट वमेंट कीजिए। बहुत दिन से कमेंट का रिप्लाई देने के लिए कमेंट ही नहीं आ रहा है। सोचता हूँ कमेंट का रिप्लाई दूंगा, कमेंट ही नहीं मिलता अब, है ना। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर।